नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं प्रांजलि सिंह। आज का यह कार्यक्रम समर्पित है उन खास लोगों के लिए जो कि दिव्य हैं। दिव्य इसलिए हैं क्योंकि सभी बाधाओं से ऊपर उठकर हर जिम्मेदार नागरिकों की तरह वो भी कंधे से कंधा मिलाकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आज दिव्यांगों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में। आपके कानून की इस खास कड़ी में आज इस कानून के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के वकील संग्राम पटनायक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी पर, और बहुत सारी जानकारियां आपके माध्यम से हम लेंगे और समझेंगे कि हम अपने दर्शकों तक कैसे बहुत ही साधारण शब्दों में इस पूरे कानून की पूरी जानकारी जो है वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये बताना, ये समझना भी ज़रूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द सुझाया था, जिसका उद्देश्य शायद दिव्यांगों को ये विश्वास दिलाना था कि आपकी क्षमता आपकी सीमाओं से बहुत ज़्यादा है। दिव्यांगों का जीवन आसान बने और उनके हुनर का उपयोग देश की प्रगति में किया जाए, इसी उद्देश्य से भारत की संसद ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को पारित किया और देश को मिला दिव्यांग अधिकार कानून, या कहें RPWD एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 या राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जो दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ये कानून दिव्यांग व्यक्तियों को समान अवसर और अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था देता है। इस कानून के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को कई अधिकार मिले हैं, जैसे शिक्षा और प्रशिक्षण का अधिकार, रोजगार का अधिकार, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। 130 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विशेषकर दिव्यांग जनों की तकलीफों को, मेरे दिव्यांग भाई बहनों को पहले यहां वहां के दफ्तरों में हफ्तों तक चक्कर लगाना पड़ता था, तब जाकर थोड़ी बहुत जरूरी मदद उन्हें मिल पाती थी। आपकी तकलीफ, आपकी समस्या जिस गंभीरता से सुनी जानी चाहिए थी, उस पर ध्यान भी नहीं दिया गया। हमने आपके साथी बनकर, सेवक बनकर आपकी एक एक दिक्कतों के बारे में सोचा और उन्हें दूर करने का प्रयास किया है। आधिकारिक परिभाषा के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता की श्रेणी में शामिल किए जाने के लिए प्रभावित व्यक्ति की विकलांगता 40% या इससे अधिक होनी चाहिए। दिव्यांग अधिकार कानून की मुख्य बातों पर गौर करें तो दिव्यांगता की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। दिव्यांगता की 21 प्रकारों को मान्यता मिली है। बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित 6 से 18 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्तियों को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का लाभ दिया गया है। सार्वजनिक इमारतों में दिव्यांगों की पहुंच सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। दिव्यांग जनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य निधि का निर्माण किया गया है। दिव्यांग जनों के अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत की व्यवस्था की गई है। अधिनियम में दिव्यांगों के प्रकार 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं और भविष्य में केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की दिव्यांगता को जोड़ने की शक्ति दी गई है। दिव्यांगता के 21 प्रकार: दृष्टि बाधा, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, सुनवाई हानि, लोकोमोटर, बौनापन, बौद्धिक दिव्यांगता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार,
सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जीर्ण तांत्रिक संबंधी स्थितियां, सीखने की विशिष्ट अक्षमता, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, भाषण और भाषा दिव्यांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल रोग, बहरापन सहित कई विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित और पार्किंसंस रोग। दिव्यांग अधिकार कानून 2016 एक महत्वपूर्ण कानून है जो भारत में विकलांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है। इस कानून के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं जो उन्हें समाज में समान अवसर और अधिकार देने में मदद कर रहा है ताकि दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो इस छोटी सी स्टोरी के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि ये कानून क्या है, लेकिन अब हम आपको बहुत ही विस्तार से समझाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस कानून के बारे में जानकारी लेना भी। पीडब्ल्यूडी जो एक्ट है 1995, 25 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है जिसे कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी कि दिव्यांग अधिकार कानून ने रिप्लेस किया है बहुत बड़े बदलाव के साथ में। संग्राम पटनायक हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट के वकील इस वक्त हैं। संग्राम जी, बहुत बड़ा बदलाव, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट के अलावा हम आपसे भी समझना चाहेंगे इस कानून के बारे में, कितना महत्वपूर्ण है ये दिव्यांगों के लिए। देखिए, ये एक कानून है जहाँ पर दिव्यांगों के लिए ये स्टैट्यूटरी जो प्रोविज़न होना चाहिए, कैसे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उनका ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आए, एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, एवरीथिंग दे हैव कवर्ड। बट मैंने ये बोलना चाहूँगा 1995 में 7 तरीके की बीमारी का आपने उसमें उल्लंघन किए कि ये कवर्ड है। 2006 में यूएन में जब ये पास हुआ रिजोल्यूशन कि हाँ ठीक है, यू हैव टू हैव ए स्पेशल लॉ, तो इंडिया इज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू साइन दैट रेजुलेशन। फिर उसका बाद क्या हुआ 2015, 2016, तो ये जो अमेंडमेंट आया 2016 में, आफ्टर ऑल दिस डिबेट एंड ऑल, जो आपने अभी इतना बढ़िया विस्तारित रूप से बता रहे थे कि 21 तरह की बीमारी उसमें मतलब उसका दायरे में आ गया है। तो ये नहीं कि मतलब एक रात को ये डेवलप हो गया लॉ, इट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि इतना मेहनत करने के बाद इतने सारी डिजीजेस को कवर किया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब 2006 या 7 में जब यूएन जनरल असेंबली में इंडिया सिग्नेटरी था कि हाँ ठीक है, हमने इनके लिए स्पेशल कानून लाएंगे। 2016 में इन्होंने जितना कर सकते, सपोज हमारा पार्लियामेंट्री स्टूडेंट है, उन्होंने 2016 में जब ये लॉ लाए जी, तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है मैं बताऊंगा। एंड पर्टिकुलरली जो सेगमेंट हमारा सोसाइटी, सपोज हमने ये लेके चलेंगे 2 से 5% हमारा इस सोसाइटी या इनके लिए डिसेबल्ड पर्सन के लिए, आई वुड नॉट से डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए उन्होंने ये कानून लाया। तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कानूनी तौर पर। बट मैं कुछ देर में उसमें भी आऊँगा कि इम्प्लीमेंटेशन के तौर पर हमने एक्चुअली बहुत आगे आना है। कहीं ना कहीं पर हमें लगता है कि हाँ ठीक है, डिपार्टमेंट्स के बीच में भी सपोज लॉ तो आ गया, रूल्स नहीं आया, नोटिफाई नहीं हुआ है। स्टेट्स फॉर एग्जाम्पल आपने बोलेंगे हमारा जितना स्टेट्स है इंडिया में सारे ये रूल्स को इंप्लीमेंट कर चुके हैं, आंसर इज नो। हाफ ऑफ देम आर नॉट येट इंप्लीमेंटेड, नॉट येट फ्रेम द रूल्स। तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है लॉ अच्छा लगता है सुनने में, कानून सुनने में अच्छा लगता है, सेक्शंस जो है उसमें यानी कि आप अधिकारों के साथ व्यवस्था की भी बात कर रहे हैं। हाँ। कि जो व्यवस्था मिली है क्या वो सही प्रारूप में देश में चल रही है, क्या उसकी जानकारी लोगों को है। इसलिए इसके साथ ही मैं अब अगला सवाल आपसे ये लेना चाहूँगी कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 है उसको रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये 7 और 21 के फॉर्मूले से अलग, और आप क्या देख पा रहे हैं? काफ़ी सारी चीज़ चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल आपने ये तो चलो ठीक है कि आपने एड ऑन कर दिए कि और आपको 14 जो एस्पेक्ट है, सपोज मेंटल डिजीजेस से नंबर ऑफ देम, तो मैं उसमें टच नहीं कर रहा हूँ। पेनल्टी फॉर एग्जांपल, आपने रूल्स पहले नहीं था, स्पेसिफिक रूल्स। सपोज फॉर एग्जांपल आपने सेंटर में आपने एक रूल्स लाए, सपोज मैंने बता देता हूँ फिजिकली फॉर्म में, चंडीगढ़, वेस्ट बंगाल और कुछ स्टेट ने उनका अपना रूल्स ले आए। तो मेरा जो कहने का मतलब है, जो चेंजेस तो आपने लाए, सपोज दैट शुड बी सिमेट्री। सपोज मैं आज बोलता हूँ कि हाँ ठीक है, इस स्टेट में चंडीगढ़ में जो रूल लाए हैं उड़ीसा में भी होना चाहिए, कर्नाटक में भी होना चाहिए, आंध्र में भी होना चाहिए। कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि सपोज 2016 की लॉ आज 2021 में आपने रूल्स ला रहे हैं जिस बेसिस में जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए
मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा आपको सो दैट इट वुड बी इजी। सपोज आपने बोलेंगे कि 7-2 में सपोज मेरे को पता चलता है कि पड़ोसी में एक मतलब जो स्पेशली एबल्ड पर्सन या डिसेबल्ड पर्सन रह रहा है और उसको कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम है, तो मेरा फर्स्ट जो कर्तव्य है एज ए सिटीजन, नागरिक होते के नाते, तो मैं फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को जाके इन्फॉर्म करूंगा, इनको आपने प्रोटेक्ट दीजिए या प्रोटेक्शन दीजिए। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये तो आ तो गया। नाउ मैंने ये जानना चाहूँगा नेचुरली, मेरा ये एंग्जाइटी होगा एज ए लॉयर कि सचमुच ये रूल एंड रेगुलेशन मतलब कानूनी तौर पर एक आम जनता के पास पहुंच गया। अगर पहुंच गया तो सबसे मैं खुश हूं, सबसे ज़्यादा मैं खुश हूँगा। बट अगर नहीं पहुंच पाया तो हमने क्या क्या करना चाहिए? हमने एक तो होना चाहिए कि सारे स्टेट्स में एक ही तरह का लॉ होना चाहिए, रूल्स होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सपोज मैं बोलता हूं कि देयर आर फ्यू प्रोविजंस में ऑल्सो मैं पॉइंट आउट, अगर इस कानून की बात करूं मैं संग्राम जी, तो ये कानून जब लागू हो चुका है तो ये तो फिर सारे राज्यों को एक्ट एक ही तरीके से करना होगा इस कानून में, इसमें फिर कंफ्यूजन कहां पर लग देखिए रहा है मैडम, आपको? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछे। एक्ट एक ही है, रूल्स यो फ्रीडम दिया गया है कि एवरी स्टेट कैन हैव देयर ओन रूल्स। जो रूल्स जो अपने स्टेट को अपने फ्रीडम दिए उसमें कहीं ना कहीं पर आपका गैप रह गया इन द सेंस कि नॉट दैट कि वो इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, आपने एक बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वहाँ पर आपका स्टेयर्स, सपोज आपने चढ़ नहीं पाओगे, आपने व्हील चेयर में हो, स्टेयर्स नहीं होके आपने आपका रैंप होना चाहिए। नो, उसको आपने नोटिफाई करने के लिए अगर 4 साल अगर लग जाता है, कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है इतना बढ़िया कानून, इतना बढ़िया आपने लॉ ले आया है, बट इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें सपोज आपने कोई भी आपने गवर्नमेंट ऑफिस, प्राइवेट ऑफिस में जाइए, मैंडेटरीली यू हैव टू हैव द आपका जो रैंप है आपने जिसमें चढ़ के आएंगे, क्योंकि आपने सीढ़ियाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं चढ़ने के लिए जी। तो ये अगर कहीं ना कहीं पर अगर आपको कमी लगता है तो ये सर्टनली इट हैज़ टू बी नोटिफाइड इमीडिएटली। नहीं, लेकिन जो न्यू बिल्डिंग्स है, मान लीजिए कि जहां पर अगर नई इमारतें बन रही हैं तो वहां पर तो ये प्रोविजन है, क्योंकि अब ये मैंडेटरी है कि इनके लिए होना ही चाहिए। Exactly. लेकिन जो पुराने बिल्डिंग्स है, क्या मैं ये समझूं या फिर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उनका क्या है? लोग तो वहां भी जा रहे हैं। बिल्कुल, पुराना बिल्डिंग्स में ही चैलेंज है, पुराना बिल्डिंग्स में ही होना चाहिए, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। सपोज आज ये नया बिल्डिंग बना है, पार्लियामेंट बना है, तो आपने वहां पर तो कर लिए, शास्त्री भवन है, कृषि भवन है, रेल भवन है। सपोज इतना पुराने बिल्डिंग आपने जो भी इंसान वहां पर काम करते हैं वो भी तो हमारे एक भाई है, वो भी तो एक नागरिक है, तो उसको ये सपोर्ट देने के लिए आपको रूल को नोटिफाई करना पड़ेगा, मैंडेटरी आपने इंप्लीमेंट करना है। आपने रैंप लगा, आपने टेम्पररी करो, बट उनको दिक्कत नहीं आना चाहिए जी। ये मेरा कहने का मतलब है कि आपने रूल्स रेगुलेशन तो अच्छा लगता है, बट अगर आपने इसको इंप्लीमेंट करने के लिए इतना टाइम ले लेंगे, कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ये कमियां को भी दूर कर सकते हैं अगर हमने दिल से करें और जितना जल्दी नोटिफाई कर लें और सारे स्टेट फॉलो करें एट वन गो। बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम कुछ और सवाल हैं मेरे मन में जो जिसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन उसके पहले कुछ और जानकारियां मैं अपने व्यूवर्स तक, अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं। दिव्यांग अधिकार कानून है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर आता है और इस एक्ट ने, एक बार फिर से मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस एक्ट ने, इस कानून ने PWD एक्ट 1995 की जगह ली है और जो फुल्ली इफेक्टिव है ये 15 जून 2017 से है और इस कानून से फ़ायदा मिल रहा है हमारे देश में 70 से 100 मिलियन जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंच रहा है या फिर पहुंचेगा, जैसा कि हमारे गेस्ट ने कहा कि अगर ये सही तरीके से फॉलो हो रहा है तब। संग्राम पटनायक की अभी कुछ जानकारियां हम स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि एक हमने बेंचमार्क की बात की है, मुझे आप ये समझा सकते हैं कि जो बेंचमार्क है उसमें जो एक परसेंटेज जो तय किया गया है उसका बेंचमार्क क्या है, उसे कैसे तय किया गया है? वेरी वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछे हैं। मैं उससे पहले थोड़ी सी 2 लाइन और बोलना चाहूँगा। सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट एक जो आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल है जिस बेसिस पे ये एक्ट बना है वो है दैट शुड नॉट बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसेबिलिटी। ठीक है, और वो कहाँ से शुरू हुआ? आर्टिकल 14, 19 एंड 21 जिसको हमने बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, कि जिस बेसिस में ये लॉ आया कि आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अब आगे आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा जिसमें है कि आपने अगर बोलते हैं कि ठीक है 40% डिसेबिलिटी में आपको ये बेंचमार्क में आपको ये चीज़ें
आपको ये मिलेगा, मतलब जो भी आपको फैसिलिटीज मिलेगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल भी देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल अर्णव राय की केस अभी जो रिसेंटली आया है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ इज एक्चुअली द चीफ हु वाज पास दिस जजमेंट। ऑफ कोर्स देयर 3 जज बेंच। तो इसमें कितना बढ़िया बात हुआ है, एक मतलब अभी का रिसेंट जजमेंट है, इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करूं। जी बिल्कुल, 2023 का है। 2023 का ही है जजमेंट, और जिसको उन्होंने फॉलो किए विकास कुमार की जजमेंट में, और वो बेंचमार्क जजमेंट है। ये क्या था कि एक कंसोर्शियम है, एनसी, सपोज फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्लैट के एग्जाम देते हैं, वो कंसोर्शियम है, सारे लॉस यूनिवर्सिटीज जो इंडिया में है उन्होंने एक कॉमन एडमिशन टेस्ट करते हैं, उसको क्लैट बोला जाता है। तो उसमें एक बच्चे को उन्होंने अलाउ नहीं किए क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था वो क्राइटेरिया को। क्या था कि वो स्क्रिप्ट टेस्ट है। सपोज आपने स्क्रिबल, आपने सपोज जैसे आपने किसी राइटर को ले सकते हो क्या आपने एग्जाम देने के लिए, और वो आपको असिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी। तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए कि नहीं, आपका डिसेबिलिटी आपने उस क्राइटेरिया में नहीं आते, इसलिए आपको वो फैसिलिटी नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया तरीके से इस जजमेंट को लिखे हैं कि नहीं, आपने इसको मना नहीं कर सकते हैं, देना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो क्राइटेरिया था क्या था, बहुत महत्वपूर्ण बात। हाँ, जो क्राइटेरिया क्या था कि सपोज फॉर एग्जांपल आपने जब स्क्रिप्ट टेस्ट आपने करते हैं, आपने किसी का असिस्टेंस लेते हैं अपने राइटिंग जब एग्जाम देते वक्त, कि आपको 2 तरीका हेल्प मिल सकता है। एक है बियॉन्ड पीरियड ऑफ टाइम। सपोज फॉर एग्जांपल आपका 2 घंटे का एग्जाम है, आपको 2 घंटा 40 मिनट मिलेगा कि 1 घंटा में 20 मिनट, दूसरा घंटे में 20 मिनट, सो 2 घंटा 40 मिनट मिला। आई एम गिविंग वन हाइपोथेटिकल एग्जांपल। सेकंड है कि आपने सपोज वो तो हो गया कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला, आज एक कैंडिडेट आपने दे रहे। सेकंड है, आपने लिख नहीं पा रहे हो, तो आप तो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हो, आपने लिख नहीं पा रहे हो, तो आपने जब हेल्प लेते हो तो आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। बट उसमें एक और छोटी सी बात भी मैं बोलना चाहूंगा। सपोज आपने 12th एग्जाम के बाद ये क्लैट की एग्जाम दे रहे हो, जो बंदा आपके लिए लिख रहा है या जो फीमेल मेंबर आपके लिए लिख रहा है, वो आपसे कम क्वालिफाइड होना चाहिए। सो दैट मीन्स वो 11वीं में या 10th में पढ़ना चाहिए, और 10 से कम नहीं होना चाहिए। सो मिनिमम मैट्रिकुलेट होना चाहिए जो आपके लिए लिखे गए वहां पर एग्जाम में। सो ये काफी मतलब अगर आपने गहराई में जाके उसको टेस्ट करेंगे ना, तो बहुत सारी चीजें हैं। सपोज आपसे क्या होता है, कोई की नाजायज फायदा उठा लेते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ भैया मैं 12th पास किया हूँ, मैं एग्जाम देना चाहता हूँ, मैं एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल को आके बोलता हूँ कि भाई तुम मेरे लिए एग्जाम लिख दो। सो अगर उस तरह है, उनके लिए भी पेनल्टी है। सपोज आपने कहीं पर नाजायज फायदा उठाना चाहते हो कानून की, उनके लिए भी पेनल्टी है। ये तो है सेक्शन 92 ऑफ दिस एक्ट, जहां पर है कि अगर आपने कहीं पर इस प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन को अगर आपने डेविएट या ऑविएट करते हैं कि जो नॉलिफाई करने के लिए कि कानून के कोई भी प्रावधान है उसको आपने फॉलो नहीं करते, आपको पेनल्टी होगा, आपको इंप्रिजमेंट हो सकता है। सो ये जो प्रोविजंस है ये राइटफुली इंप्लीमेंट होना चाहिए और हो भी रहा है। संग्राम जी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे सवाल किया था कि बेंचमार्क जो एक परसेंटेज जो तय किया गया है, वो बेंचमार्क उसका क्या है? नहीं देखिए, ये जो बेंचमार्क, सपोज जैसे 40% डिसेबिलिटी में मेरे को ये एडमिशन मिलेगा, या मेरे लिए जो रिजर्वेशन है 5% ऑफ द टोटल सीट्स, तो उसमें मैं बेंचमार्क सपोज है तो मेरे को ये मिल गया है और मिलेगा ही मिलेगा। उसमें कोई डिबेट नहीं, डिस्कशन है। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, डिस्कशन किसमें है कि आपने जो ऐड किए, आपने जो सपोज जैसे कि आपने मेंटल डिजॉर्डर है वो था नहीं, आपका एसिड आपका ऊपर कोई फेंक दिया है वो था नहीं पहले, तो इसके लिए ये जो कानून है ये अगर सख्त की सख्त तरह से इंप्लीमेंट हो तभी। बेंचमार्क तो था ही, बेंचमार्क में तो आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। बेंचमार्क सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बेंचमार्क इसमें एप्लीकेबल नहीं। सपोज मैंने आज ये स्टूडियो में काम कर रहा हूँ, मेरा ड्यूरिंग माई जॉब मेरा डिसेबिलिटी डेवलप हो जाता है, मेरा बॉस मेरे को डिमोट कर सकता है क्या? आंसर नहीं, कर नहीं सकता है। मेरा पे स्केल्स में घटा सकता है? आंसर नहीं, पे स्केल में भी घटा नहीं सकता। सिमिलरली अगर मैं आज ये काम कर रहा हूं, मेरा डिसेबिलिटी ऑन माई जॉब हुआ है, तो मेरे को उसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे कोई भी मिनिस्ट्री है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी ऑफिसेस हो, उन्होंने मेरे को उसी पे स्केल में डिमोट नहीं कर सकते या मेरा सैलरी को रिड्यूस नहीं कर सकते। संग्राम जी आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें ज़रूर अपने व्यूवर्स तक पहुंचाना चाहिए, वो ये कि कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें कि रेगुलर ट्रीटमेंट के बाद में मतलब वो स्थायी है और कुछ स्थायी नहीं है, इसके लिए क्या प्रोविज़न है? अगर ट्रीटमेंट के बाद में कुछ डिसेबिलिटी को ठीक किया जा सकता है और अगर मान लीजिए कुछ को बिल्कुल नहीं ठीक किया जा सकता है, उनके लिए क्या प्रावधान है?
कोई भी ट्रीटमेंट डिसेबिलिटी का अगर डेफिनेशन आपने पढ़ेंगे जी। कि आपने डिसेबल्ड हो, सपोज जैसे आपने बेंचमार्क की बताया, आपने डिसेबल्ड हो, आपको जो बेनिफिट मिल रहा है इन द सिस्टम क्या है कि सपोज आपके लिए रिजर्वेशन है 5% 3% आपका जॉब रिजर्व है, तो आपने उसको सपोज आपका क्वेश्चन जो मैं समझ सकता हूं कि आपने आज ट्रीटमेंट ले रहे और कल आपको जॉब मिल गया, आपने एबल्ड हो गए, अगर आपका क्वेश्चन यही है तो मैं समझता हूं अगर उस तरह सिचुएशन में जिसको बेनिफिट मिल चुका है इन द सेंस कि रिजर्व कैटेगरी में वो आ चुके हैं, उनको जॉब मिल चुका है, उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 5% रिजर्वेशन जो है फॉर द डिसेबल्ड पीपल, उनको एडमिशन मिल चुका है जी। तो उनको आपने बिल्कुल हटाना नहीं चाहिए, उनको वही चीज जहां पर था वहीं पर मिलना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं, मैं बेचारा भी नहीं बोलूंगा, उस आदमी का जो आपने प्रोटेक्शन देना है, जो सपोर्ट देना है, ये सिस्टम दे रहा है। आपने बोलो कि नहीं अभी तो ये एबल्ड हो गया तो उसको आपको तो कोई रिजर्वेशन देना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं रिजर्वेशन बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपने जॉब में आते हो, जिस दिन आपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई हायर एजुकेशन, कोई आईआईटी में आपने एडमिट होते हो, आईआईएम में एडमिट होते हो जी। तब आपने अगर डिसेबल्ड हो, आपने एडमिशन मिलता है, आपने अगर ठीक भी हो जाएंगे, सपोज आपने बोलते मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है 2 साल बाद मैंने ठीक हो गया, तब भी मुझे नहीं लगता है कि उस ग्राउंड में आपने बोलो कि नहीं इसको ये फैसिलिटीज मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जिस टाइम में मिला है वो टेस्ट होना चाहिए। सपोज मैं आज 2023 में किसी को आपने दे रहे हो एडमिशन, तो उसी दिन वो एबल्ड था, डिसेबल्ड था, उसको मिलना चाहिए था, ये डिसाइड होना चाहिए। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या कि एक जो फाइनेंशियल जो एक सपोर्ट होता है, जिनको कि लगातार ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को तो नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ लोगों को उनकी डिसेबिलिटी की वजह से लगातार ट्रीटमेंट चाहिए और वो उतना इकोनॉमिकली साउंड नहीं है, तो उनको कैसे, क्या फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे मिलता है? ये मैं एंटायरली एग्री करता हूँ आपसे कि यही कमी है हमारे देश में। कि आपको एक चीज़ बता दूँ कि ऑलमोस्ट अबाउट हाफ ऑफ द जो विलेज और पंचायत जो है, वहाँ पर आपका मेंटली जो आपने सपोज आपने मेंटली रिटार्डेड हो, वहाँ पर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। सो आपने जिस ताल्लुक को, जिस पंचायत को, जिस गांव को आपने बिलोंग करते हैं, वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट कर ही नहीं सकते। सो और एक चीज़ है, सब कोई एम्स नहीं आ सकते, बिल्कुल सब कोई जाके एकदम बढ़िया हॉस्पिटल, हाँ, कि एक आम जनता है। तो इसके लिए जो फैसिलिटीज, जैसे आपने बोले उन तो पैसा भी दे नहीं पा रहे, मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां पर सबके लिए एक्सेस होना चाहिए, वहां पर सारे, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ये नहीं कि आपने नेफ्रोलॉजी है, हार्ट के पेशेंट आ रहे हैं, इसके लिए भी सारे हॉस्पिटल में ये प्रावधान रहना चाहिए, ये प्रोविजन रहना चाहिए जहां पर उनको फ्री ट्रीटमेंट मिले जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जी, आखिर में एक सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी कि लोगों को जागरूक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मुझे क्या आप समझा सकते हैं कि इस कानून के बाद में कितने, आपके अकॉर्डिंग सर, कितने लोग जागरूक हैं या फिर कितनी जानकारियां हमारे गांवों तक पहुंची है ताकि दिव्यांगों को उनका अधिकार मिल सके? मैं अगर ऑनेस्टी पूछेंगे मुझे तो मैं बोलूँगा अभी तक इसका जितना फ़ायदा उठाना चाहिए या जिसको फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए, जिसको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, वो शायद ऐसे है जो दिल्ली शहर में रह रहा है, मुंबई में रह रहा है, अफ्लुएंट फैमिली को बिलोंग करता है, उसको शायद सारे सपोर्ट मिल जाता है। बट कहाँ पर प्रॉब्लम है, एक बेचारा जो आदमी गांव में है, उसको तो पता नहीं हॉस्पिटल में जाऊंगा तो किस डॉक्टर को दिखाऊंगा, वहाँ पर तो फैसिलिटीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है ये कमी है बिटवीन द कप एंड लिप। ये इसलिए है क्योंकि जहाँ पर आपने प्रोविजन लाए, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बस चाह रहा हूँ कि इतना बढ़िया से इम्प्लीमेंट हो जहाँ पर हर नागरिक एंड पर्टिकुलरली जो स्पेशल एबल्ड पर्सन, उसका मतलब ऐसा है, ये जैसे आपने एक प्रोग्राम रखे उस तरह का गांव-गांव में फैल जाए कि ये हमारा लॉ है, ये हमारा अधिकार है जी। अगर जिस दिन मेरे को पता चल जाए ये मेरा अधिकार है, मैं शायद किसी को कंसल्ट नहीं कर, सीधा बोलूंगा कि आके भाई ये मजिस्ट्रेट है, मेरे को ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैंने ये कंप्लेंट मेरा है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक ग्रीवेंस सेल होना चाहिए सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे ऑफिस में। कितना ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस सेल है जहां पर आपने जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, भैया ये मेरा बॉस मेरे को परेशान कर रहा है, ये डिमोट कर रहा है, फलाना ये हो रहा है, कहीं पर नहीं है। सपोज 10%, 15%, व्हाई नॉट 100%? दैट शुड बी ग्रीवेंस सेल ऑफिसर, जहां पर जाके कंप्लेंट देंगे, आपने बोलेंगे ये चीजें, और वो इंडिपेंडेंटली उसको एग्जामिन करे। बिल्कुल
तो इसीलिए मैं सोचता हूं जहां पर आपने बोले कि हाँ ठीक है, कैसे गांव-गांव में पहुंच सकता है, गांव-गांव में तो बिल्कुल पहुंचना चाहिए जहां पर अभी तक और इस तरह का प्रोग्राम आपने जब कर रहे हैं एंड पर्टिकुलरली जो गांव में बैठा है, जो विलेज, जो पंचायत में जो नगर पालिका की बिलोंग करता है, वो उसमें जहां पर जो बैठा है वो अगर इसको पता चल जाए ये मेरा कानूनी तौर पर अधिकार तो है, लोग उसका फायदा भी ले जरूर सकते उठाएंगे। संग्राम पटनायक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छी जानकारियां जो है वो आपके माध्यम से पहुंची है आप तक। और संसद देखिए कानून बनाती है आपके लिए, और हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि उन कानूनों की सही जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। आगे कुछ और टॉपिक के साथ में दोबारा आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहे संसद टीवी। नमस्कार।